बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम बेचारी, मैं बेचारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस बोझ पर अवाम इस वक्त जिससे गुज़र रही है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। पहले हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत, कहा गया इमरान खान साहब की हुकूमत में कि हम नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद जब हुकूमत चली गई और नई हुकूमत आई जो कि पीडीएम की जमातें थी, उन्होंने कहा कि जी ये तो आप कमिटमेंट करके गए थे आईएमएफ के साथ, और क्योंकि ये कमिटमेंट ऑनर नहीं हो रही तो आईएमएफ ने अपनी जो फर्दर हमारे साथ निगोशिएशंस थी वो रोक दी हैं। उसके बाद पता चलता है कि जी मिफ्ता इस्माइल, डॉक्टर आयशा गौस पाशा, ये लोग जाते हैं और जाके आईएमएफ के साथ मिलते हैं, वापस आके कहते हैं कि जी इसमें तो कोई दो राय ही नहीं हो सकती कि हमें ये प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, सब्सिडी हमें कम करनी पड़ेगी। अगर हम ये सब कुछ नहीं करते तो अब पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जिस पे ऑलरेडी चल रहा है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। उसके बाद ये कहा गया कि जी जितने मुल्कों से हमने उधार पे लिए हुए हैं वो रोल ओवर्स नहीं होंगे, अगर वो रोल ओवर नहीं होते फिर एक सिचुएशन क्रिएट होगी। उसके बाद कहा गया कि जी जो आरडीए अकाउंट्स हैं उनसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ रहनुमाओं ने ये तक कहा कि जी आरडीए अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं उनको लोग वापस निकाल रहे हैं, कहीं करंट गवर्नमेंट इसको फ्रीज ना कर दे, जिसकी वजह से मज़ीद क्राइसिस पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता गया। 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा, उसके बाद फिर 2 दिन पहले 30 रुपये बढ़ाया गया, 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 9 रुपये 71 पैसे बिजली की प्राइस बढ़ा दी गई, जिससे 24-25 रुपये पर यूनिट बिजली हो गई। और उसके बाद कल एसएनजीपीएल ने 266 रुपये और 58 पैसे फी एमएम बीटीएस महंगी कर दी है। इसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी पर आना है। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज पंजाब हुकूमत ने कहा, कल केपी हुकूमत ने कहा कि जी हम जो पर्क्स लेते हैं स्पेसिफिकली पेट्रोल एंड ऑल दीज थिंग्स, हम उसके ऊपर बहुत बड़ा कट कर रहे हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इस चीज़ को अनाउंस किया। आज पंजाब ने कहा कि जी जितने वुज़रा हैं वो नहीं लेंगे पेट्रोल और वो जेब से डलवाएंगे अपनी गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह। इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ और मुश्किल में है वो एक आम आदमी है, और वो आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आसरा ही है इस वक्त, इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। दावे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुबह से हम शुरू होते हैं शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ही चल रही है, अवामी इज्तिमा हो रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल कर रहा है। फिर हम कहते हैं कि जी इलेक्शंस होने चाहिए, और इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी का ये व्यू पॉइंट है कि अगर मैं हुकूमत में आऊँगा तभी पाकिस्तान बच सकता है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो अब हम सुन रहे हैं कि जी अगर मैं ना आया इक़्तिदार में तो पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता एक बहुत बड़े मुश्किल से उसको गुजरना पड़ेगा। सदर दूसरी तरफ कौमी, ये जो बिल पास हुए थे कौमी एहतसाब ब्यूरो का, और ये जो थे इलेक्शन तरमीमी बिल 2022, वो ऑब्वियसली गए प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने ये बिल वापस भेज दिए और कहा है कि बिल में आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई है, और कहा गया है कि वज़ीर आज़म इसको दोबारा रिव्यू करे। मुझे अभी भी याद है आरिफ अलवी साहब से जब नए नए प्रेसिडेंट बने थे तो मैंने इंटरव्यू किया था, और उसमें मैंने इस आर्टिकल का पूछा था प्रेसिडेंट साहब से, जी क्या आपसे प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट पूछती है, कंसल्ट करती है चीज़ों को एड्रेस करने से पहले? तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था करती है, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं उन्होंने सदर से कंसल्ट नहीं किया जिसका सदर को है। आज इमरान खान साहब की एक तकरीर हुई है और अवाम से उन्होंने इज्तिमा से उनका खिताब था, और उन्होंने उसके अंदर कहा है कूफा के लोगों ने यजीद से डरकर हज़रत इमाम की मदद नहीं की थी। उसके बाद उन्होंने कहा न्यूट्रल से सवाल करता हूँ कि आपका काम मुल्क का दिफा करना है, बहरान से निकलने का एक ही रास्ता है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मदाखलत का कहा था, कंफर्म की थी। इस पूरी सूरत हाल में आम आदमी के लिए क्या होने जा रहा है, इकनॉमिक क्राइसिस किस तरह एड्रेस होगा, और जो हुकूमत और अपोजिशन है ये उम्मीद मैं करता हूँ कि कभी एक पेज पे नहीं आएंगे, लेकिन एक दफ़ा दोबारा कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि क्या किसी इशू के ऊपर
ये लोग एक पेज पर आएंगे या हम लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत देखेंगे इनकी? आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है इब्राहिम खान ने, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मेरे साथ हैं डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूं। मैंने इंट्रो में पूरी वो 3 पॉइंट्स बताए हैं जो आते साथ अवाम के ऊपर आप लोगों ने मुसल्लत किए हैं, ये कहकर कि ये इमरान खान साहब की वजह से आए हैं, और बोझ जो आप लोगों ने डाला है वो तमाम इमरान खान साहब के ऊपर डाला है। तो फिर इमरान खान साहब को ही रहने देते, उनके होते हुए चीज़ें तो रुकी हुई थी, अब तो चीज़ें ही एकदम हाथ से निकल गई हैं जी। डॉक्टर शाजिया जी, इब्राहिम खान साहब को आवाज़ आ रही है जी? जी इब्राहिम भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। इब्राहिम भाई, जी आपके होते हुए तो चीजें कुछ हैंडल हुई हुई थी, ये तो अब इल्जाम आप लोगों पर ये है कि आप लोग आईएमएफ के साथ ये डीलिंग करके गए हैं और खुमियाजा ये आज की हुकूमत भुगत रही है। क्यों आप ऐसी डीलिंग करके गए जिसकी वजह से ये बेचारे देखे कितने मासूम से लोग हैं और आपकी वजह से फंस गए हैं यहां पर आकर? रोका था क्योंकि ये बेसिकली आए हैं एक बैरूनी एजेंडे पे। जब बैरूनी एजेंडा होगा कि इस मुल्क को आपने इकोनॉमिकली बैंकरप्ट करना है, तो वहां पर आप 100 रुपए की चीज 150 रुपए में खरीद करेंगे। ये बड़ा बेसिक सा फार्मूला है। देखिए, रशिया ने आपको, हमारा MOU भी साइन हो गया था कि वो आपको ना सिर्फ 30% वो उस वक्त कह रहा था, आज उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि हम इसको 45% तक आपको देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब की अगर हुकूमत होती तो हम 45% पे, और वो भी इन रूबल्स, आपको डॉलर देने की जरूरत नहीं थी ताकि डॉलर पे प्रेशर ना पड़ता। ये लेकिन ये जो है वो अपने आका की जो इनको पीछे से इंस्ट्रक्शंस हैं कि नहीं जी, चीज भी लेनी है, घर में पैसे भी नहीं है, और वो 100 रुपए वाली चीज 150 रुपए में लेनी है। ठीक है। और उसमें इसके देखें, इसके मल्टीपल इफेक्ट्स आने हैं। इससे आपकी इंडस्ट्री तबाह होगी सबसे पहले, क्योंकि 24 रुपए यूनिट वाला आप बिजली बनाएंगे, क्योंकि 70% आपकी बिजली जनरेट होती है आपकी ये ऑयल से, ये जो आप इम्पोर्ट करते हैं। अब उसकी कास्ट जो है, जाहिर है जब आप महंगा लेंगे तो वो कास्ट बड़ी, उसका कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने वो 24 रुपए कर दिया। अब वो जो डायरेक्ट तेल पब्लिक इस्तेमाल कर रही है उसकी कॉस्ट भी अब आप देख रहे हैं, ये 210 रुपए पे लेके गए हैं, कहाँ 150 रुपए थे। अब ये सारी चीजें, मकसद है कि इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होने हैं और अब महंगाई का एक तूफान आना है, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। क्योंकि जिस रेट पे बिजली दे रहे हैं, जिस रेट पे अब इन्होंने आज गैस के वो चढ़ा दिए हैं रेट्स, वो एक में, उसके अलावा जो है, बिजनेस किस लिए होता है? बिजनेस होता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। जब मार्जिन ही आपका नहीं रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो आपकी इंडस्ट्री बंद होगी, आपके लोग बेरोजगार होंगे, आपके मुल्क में मकसद है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डिस्टर्ब होना है वैसे भी। क्योंकि जब आपकी एक्सपोर्ट, हमने 600 टेक्सटाइल मिलें जो थी वो बंद थी, उससे क्यों करार दे दिए थे इन्होंने, वो हमने दोबारा चलवाई थी, और 5.6 की स्पीड पे आप इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी जो है GDP ग्रोथ हो रही थी। आपका हाईएस्ट जो है आपका वो जो था ओवरसीज पाकिस्तानी के कंट्रीब्यूशन था 31 बिलियन के करीब, और हाईएस्ट आपकी एक्सपोर्ट गई जो मंथ ऑफ मार्च है उसमें तो 27% इंक्रीज थी, लेकिन टोटल ओवरऑल जो है वो 33 बिलियन डॉलर्स की आपकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान में आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया, मुझे जरा ये बताइएगा, आप कराची में हैं, 8 से 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की वो बंदिश है, लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक के सामने लोग दहाइयाँ मार रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं कि जी इनको तो शायद कोई मादर पिदर आज़ाद हैं, कोई पूछता नहीं। मैं लाहौर में बैठा हूँ, लाहौर में हर घंटे के बाद लाइट जा रही है। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो मेरे ख्याल में जनरेटर का लहदा ही एक कोई बिल जो है ना एवरेज है घर का भी, वो भी मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार रुपया एडिशनल टॉपअप हो गया है। सो ये रिलीफ देने के लिए आप आए थे, मुझे याद है आखिरी दफा। रिलीफ कहां पर गया? आपको कोई भूल तो नहीं गया? रिलीफ का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। सबसे पहली बात तो ये है कि
हम लोग उस दौर में आए हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा कि 2008 में जब हम लोग आए थे तो मेरे ख्याल में ऐसी ही सिचुएशन हमें मिली थी, और तब भी हमने एहसास जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपनी, और आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तब भी इतने मुश्किल दौर में भी यही नारा लगाया था कि पाकिस्तान खपे। ये नहीं किया था कि दूसरों को इल्जाम देते, दूसरों के ऊपर शिकायतें लगाते या किसी की बुराइयां करते, ये नहीं किया था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये सारी चीजें कबूल की थी। और अब भी अगर हम आए हैं तो हमने तब भी यही कहा है कि अगर हमने आगे जाना है, तब भी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है कि हमें जिम्मेदारी पूरी करनी है और हमने मुद्दत पूरी करनी है। अपनी सारी जो परेशानियां हैं, जिसमें सबसे पहले अवाम को रिलीफ देना है। लेकिन जो मुश्किलात की बात आप कर रहे हैं, वो हम क्या करें कि जो 4, 4.5 या 3.5-4 साल जो हमने एक नाअहल गवर्नमेंट को सर पे बिठा के रखा था, जो उनके किए हुए गलत मुआहदे थे, जो टाइम पे करने वाली चीजें थी, जैसे कि बिजली और गैस के लिए आपने मेरे ख्याल में अक्टूबर-नवंबर में आपके सारे एमओयूज और सारे जो मुआहदे होते हैं वो साइन होने होते हैं ताकि अगले साल की आप सर्दियों की तैयारियां कर सके। तो इन्होंने तब नहीं किया। आप जनाब जो खान साहब हैं वो रूस घूमने जरूर चले गए, लेकिन जिस तरह से आपको इंडिया की खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है, इंडिया की खुददारी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इंडिया वालों ने अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए वहां पे जाके सस्ता तेल लेने की कोशिश की थी, जो मेरे ख्याल में अब उनकी आवाम को मिल चुका है और उन्होंने बहुत रिलीफ दिया है अपनी आवाम को। तो खान साहब को घूमना तो याद था, और उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा ये चीज क्राइसिस में थे कि इमरान खान साहब को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उस दौर में उन्होंने रूस का दौरा किया, लेकिन खाली हाथ गए, खाली हाथ आए। लेकिन वो तो कह रहे हैं डॉक्टर शाजिया, मेरी बात सुनिएगा, वो तो कह रही हैं, जो मैंने सुना है दोनों अतराफ से, वहां पर ये व्यू पॉइंट है कि जी हमें जब उन्होंने कहा था हमने लेटर लिख दिया था और उसके बाद परस्यू नहीं किया गया। अब ये तो एक डिबेट होगी। वो कह रहे हैं जी डॉक्यूमेंट्स भी, हमाद हजरत कहता है जी डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं, मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं जी नहीं, अब तो उसको G2G और इसके अंदर हम लोगों ने पास करके कैबिनेट से फिर हम लोगों ने प्रोसेस किया है। ये तो अब एक डिबेटेबल चीज हो गई ना। पॉइंट ये है कि देखिए मंसूर, मेरी बात कंप्लीट होने दे। मंसूर देखिए मेरी बात सुने। आपको याद होगा इमरान खान न्याजी सऊदी गए, सऊदी गवर्नमेंट को नाराज करके आए, फिर उनको मनाने के लिए कौन गया? फिर चाइना गए, चाइना वालों को नाराज करके आए, फिर चाइना को मनाने कौन गया? तो ये सारी चीजें देखिए, इनके किए हुए काम अधूरे काम हैं। इन्होंने जो भी काम, अभी आपको याद होगा कि जो फरवरी में 28 को एक एमओयू साइन होना था, जिसकी वजह से IMF को हमें कर्जा देना था $900 बिलियन का, वो जो है उन्होंने किस्त वो रोक दी, जिसकी वजह से ये सारे क्राइसिस हुए। अच्छा। जो हमें बाहर मुल्कों से कोरोना की मद में जो बजट मिला था या फंड मिला था, वो लोग अल्लाह अल्लाह करके ये खा के बैठ गए, डकार भी नहीं ली इन्होंने। और जो शहजाद अकबर साहब एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन बने हुए थे, वो खा पी के बाहर चले गए। और जो इनके ताबिश और पता नहीं कौन कौन मुझे ठीक हो गया जी, वो सब आए और चले गए हाथ धो के, लेकिन किसी ने उनसे पूछा नहीं। अच्छा, अब जो मुझे जरा पूछने दीजिएगा, मुझे डॉक्टर शाजिया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों को सारा पूरा करेंगे और आवाम को रिलीफ भी देंगे। यही गवर्नमेंट देखेगी कि जो पुरानी गवर्नमेंट ही देखेगी कि किस तरह से हम लोग इस चीज को रिकवर करते हैं। जी ठीक हो गया डॉक्टर शाजिया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। जरा मैं खान साहब से भी जवाब ले लूं। खान साहब, ये जो इल्जाम की अब सियासत है, आप लोग कहते हैं ये लोग नहीं करते, ये लोग कहते हैं आप लोग कुछ करके नहीं गए। अब आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद दोनों ही नहीं कर रहे थे और सारा बोझ हमारे ऊपर डाल दिया गया है। सो अब इस सिचुएशन से मुझे ये बताएं कि निकलना किस तरह है, वे आउट क्या है? ये जिस तरह का बोझ इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है और जो बोझ एक आम आदमी के ऊपर डाल रहा है, सर ये तो बेरेबल ही नहीं है। ये तो जो इसकी अभी अगर आप इसकी कॉस्ट लगाएंगे तो वो लोग जो 50,000 रुपया महीना भी कमाते हैं, ये तो उनका घर भी नहीं अब चलेगा। आप तो लोअर मिडिल क्लास और उनकी तो बात अब छोड़ दें, ये तो 50,000 रुपया जिसकी इनकम है उस पर भी घर नहीं चलने लगा। % आप ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा डॉक्टर साहबा का, कि आप मुझे पहले ये बताएं, जब इतने बुरे हालात थे और आपको पता था, तो आपने ये पंगा किस लिए लिया?
आपको तो हमें चलने देना चाहिए था। हमारा एक मैंडेट था 5 साल का, आपने उस पर जो है डाका मारा बैरूनी ताकतों के जरिए और ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम की। अब आप चीख रहे हैं, आप लास्ट में आए थे कि जी हम महंगाई मार्च सिंध से शुरू किया था और डी चौक तक हमने इनकी एक एक चीज को, सिक्योरिटी को, हर चीज को इंश्योर किया। तो ये महंगाई मार्च आके ये महंगाई, ये तो वही बात होगी जो रोटी कपड़ा और मकान पहले कहते थे। जब आ गए तो पूछा भाई कहाँ रोटी कपड़ा और मकान, उनका जी हमने ये तो नहीं कहा था देंगे या लेंगे, बल्कि जो रोटी कपड़ा मकान था उनका लोगों का छीन लिया। अब महंगाई मार्च भी यही था। मैं समझता हूँ कि जो महंगाई मकसद है कि इन्होंने लोगों को परसेप्शन दी कि कम करनी है, बेसिकली महंगाई बढ़ाने के लिए आए थे। अब 89 लोगों का जो है वो असेंबली जो है वो माइनॉरिटी कौमी असेंबली में उसको उठा के बिठा दिया है आपने, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिक्वायर्ड है FIA को। ठीक है उठा के आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। दूसरे मकसद है उनके जो वजीर खारजा साहब हैं उनके वालिद साहब के खिलाफ वो कितने केसेस पड़े हुए हैं और वो मकसद है उनका फैसला नहीं होने दे रहे थे। एनीवेज ये तो ब्लेम गेम हो गई, इस चीज को छोड़ दें। हम कह रहे हैं इसका वाहिद हल ये है कि आप इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन करवाएं और ये अख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को है कि को किसको लेना चाहते हैं। इब्राहिम भाई बहुत अच्छी है। मुझे इब्राहिम भाई आप ही जरा बताएं, ये जो आपने बात की है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात वही शख्स करता है जो जमहूरियत पर यकीन रखता है। आज खान साहब ने आज कहा है कि कूफा के लोगों ने यजीद के डर से हजरत इमाम की मदद नहीं की थी। उसके बाद उन्होंने कहा न्यूट्रल से सवाल करता हूं कि आपका काम मुल्क का दिफा करना है। सर दिफा तो वो कर रहे हैं, अब कौन सा दिफा करना है? और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कूफा के लोग कौन है, यजीद कौन है और इमाम हुसैन कौन बना हुआ है? आप सोचें कि आप रिलीजन कार्ड को किस तरह लेकर आ रहे हैं सियासत के अंदर। ये एक बहुत स्वेर इशू है इस वक्त हमारे लिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमहूरियत में किसी सूरत भी किसी भी बैरूनी ताकत का, और ख़ास तौर पे जब आपके पास एक क्लियर कट आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की गई है, उसके बाद मकसद है इस गवर्नमेंट का कायम रहना, या इस गवर्नमेंट का रहना जो है वो मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, इनका देखें दोनों खानदानों का हलाल पिछले 35-40 सालों में यहाँ से पाकिस्तान में कमाया वो सारा बाहर पड़ा हुआ है। ओके, मुझे जरा इस चीज को, इब्राहिम भाई आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा डॉक्टर शाजिया, मेरे पास इस पे टाइम थोड़ा इस सेगमेंट में। डॉक्टर शाजिया, अभी सिचुएशन ये इस वक्त जो बनी हुई है, जो आज खान साहब की स्टेटमेंट है, सो अब जो लोग PDM के साथ हैं वो शायद ऐसी फीलिंग है कि वो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं, और जो खान साहब के साथ हैं सिर्फ वही लॉयल है, और आप लोगों को वो पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। ऊपर से क्राइसिस ऐसा है, आप समझती हैं ये 22 करोड़ अवाम को समझ आ रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए मंसूर, पहली बात तो ये है कि इमरान न्याजी साहब ने जो मैंडेट की बात कर रहे थे अभी इब्राहिम खान साहब, तो इमरान खान न्याजी साहब के मैंडेट में मेरे ख्याल में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर भी थे। तो मेरे ख्याल में 3.5 साल 4 साल में वो तो उन्होंने पूरे नहीं किए। लेकिन आपको ये याद होगा कि कासिम सूरी साहब ने उनको कहा था कि अपनी तकरीरों में एक इस्लामिक टच जरूर दीजिएगा। तो ये जो आजकल टच चल रहा है ना, इस्लामिक टच, ये वो बना हुआ है कूफा और इमाम हुसैन साहब की जो नाउजुबिल्ला अपनी उनसे वो कह रहे हैं ना। तो ये देखें, अगर इमाम हुसैन साहब यजीद के खिलाफ निकले थे ना तो अपने खानदान के साथ निकले थे। तो कहाँ है इमरान खान न्याजी साहब के खानदान के लोग, कहाँ है इनके बच्चे? अगर इमाम हुसैन या शोहदाए करबला की तरह आप खुद को समझने लगे हैं नाउजुबिल्ला, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने खानदान के, अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी। तो कहाँ है आपके बच्चे? लाए ना जरा इस जहाद में अपने बच्चों को, सब अपने इनके जो वुज़रा हैं, एक्स वुज़रा जिनको फटने का बड़ा शौक था, उनको लाएं जरा मैदान में, आए वो फटे ना आकर इस जहाद में शामिल हो। क्यों नहीं आप अवाम के लिए निकल रहे हैं? और आपने 3.5-4 साल में इलेक्टोरल रिफॉर्म पे काम क्यों नहीं किया? अगर आपको फ्रेश इलेक्शन चाहिए थे और वही इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको बुरे लगने लगे
जिनकी आप जनवरी में बड़ी तारीफें कर रहे थे। ठीक तो हो। इनको दिफा जो चाहिए ना, वो अपने लिए चाहिए। बिल्कुल। जो एक इनका कहना है ना कि मुझे क्यों नहीं बचाया, ये वो बातें हैं, सिर्फ दुख इनका वही है, क्योंकि इनकी दुख पे पांव आ गया है कि इनकी अपनी कोई एफर्ट्स है नहीं, है नहीं। अपनी डॉक्टर कोई शाजिया, परफॉर्मेंस थैंक यू। है नहीं। ठीक हो अब ये गया। मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि मुझे बचाओ और मुझे वजीर आजम बनाओ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया सर सुन लो, थैंक यू वेरी मच। इब्राहिम खान साहब, मैच आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इशू है इकोनॉमिक, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझना, इस वक्त की सिचुएशन क्या है, IMF क्या कह रहा है, बजट क्या कह रहा है, और एक आम आदमी की ज़िंदगी क्या है, उसको कैसे ठीक करना है, हो सकती है नहीं हो सकती, इन्फ्लेशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अपने प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में। और मेरे साथ पाकिस्तान मायनाज इकोनॉमिस्ट होंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। हुकूमत का ये कहना है कि जी अगर हम IMF के प्लान की बहाली चाहते हैं तो जो कुछ उनके साथ डिसाइड किया था पिछली हुकूमत ने, उसके ऊपर मनो अन कंप्लाइंस होगी तो होगा, जिसके नतीजे में हम देखते हैं पेट्रोल और इनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ी हैं, सुई गैस की प्राइस बढ़ी है। लेकिन हमाद अज़हर आज कह रहे थे कि जी कोई हमारी IMF के साथ गैस को लेकर कोई डील नहीं थी, लेकिन वो हुकूमत ने खुद बढ़ाई है। इसके साथ हम देखते हैं कल की तारीख में स्टॉक मार्केट जो है वो 923 पॉइंट्स से नेगेटिव क्लोज हुई, रुपये 33 पैसे माइनस में रहा, सो 197.92 के ऊपर क्लोज हुआ। इन्फ्लेशन लास्ट वीक के अंदर 2% इंक्रीज हुई है, और विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर 20% का फर्क है, और ये अभी इंक्रीज होती रहेगी। अब सवाल ये है कि हुकूमत कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो इस वक्त की ये स्टैट्स बता रही हैं वो नहीं बताते कि हालात कुछ ठीक होने जा रहे हैं। क्या ठीक होना है, नहीं होना, पाकिस्तान के दो बड़े मायानाज माहिर माशियात हमारे साथ हैं। मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब ने, और मेरे साथ हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, बोथ आर वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, सर हुकूमत के पास क्या वाकई ही कोई और ऑप्शन नहीं है अगर उन्होंने IMF का प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है या दोबारा स्टार्ट करना है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस IMF हमें बता रहा है हमने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी है, और ये जो चीजें अभी मैंने इनिशियली बताई हैं ये उसी के पैराए के अंदर स्टेप्स लिए गए हैं। जब हम कहते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सादा है, लेकिन उसके इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पे काफी हाई है। तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप एनर्जी को खसारे पे ना बेचें। तो अगर आप महंगा पेट्रोल ले रहे हैं, महंगी डीजल ले रहे हैं, महंगी गैस ले रहे हैं, तो उसको खसारे पे ना बेचें, कम से कम उसकी जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर से रिकवर करें। फिर उनका वो ये है कि अभी जो बजट आने वाला है 10 जून को, तो उसमें वो कह रहे होंगे कि कुछ 1300 अरब रुपए के करीब अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, ताकि आपका जो माली खसारा है वो कम हो सके, जो इनकम और अखराजात के दरमियान जो अदम तवाज़न है। तो उसको करने के लिए जाहिर है कि फिर हुकूमत को मुख्तलिफ स्टेप जो हैं वो लेना पड़ते हैं। और इस वक्त जो स्टेप फौरी तौर पे मौजूदा हुकूमत ले रही है वो यही है कि चूंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो खसारे पे बिक रहा था, इसी तरह से बिजली जो है वो खसारे पे बिक रही थी, गैस जो है वो खसारे पे बिक रही थी, कि उन तमाम जो उसकी कॉस्ट है वो पास ऑन की जाए। हाँ, इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि IMF आपसे ये क्वेश्चन देता है कि जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं, जो वाकई मुस्तहक हैं, उनको आप सब्सिडी दें। तो उसके लिए हुकूमत को प्रोग्राम डिवाइस करना होगा कि फॉर एग्जांपल गैस या इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन से ऐसे सार्फिन हैं जिनको कि सब्सिडाइज रेट पे दी जा सकती है, लेकिन बाकी सब के लिए जो रेट होगा वही होगा जो कि जिस रेट पे खरीदी जा रही है उसी रेट पे बेची जाएगी। और इसी तरह से रेवेन्यू जो है वो जो भी इस वक्त सेक्टर्स जो हैं जो कि एग्जम्प्टेड हैं, जो कि पिछली हुकूमत ने भी किया था, उन एग्जम्पशनों को ख़त्म करना और नए टैक्सेस को या नए लोगों को उस टैक्स ब्रैकेट में लेके आना। तो ये है जो इस वक्त आपको IMF कह रहा है, और उसके बगैर वाकईतन कोई चारा नहीं है आपके पास, क्योंकि अगले माली साल की जो रिक्वायरमेंट है वो 46 अरब डॉलर की है। तो 46 अरब डॉलर जो है वो अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए IMF की मोहर आपके पास नहीं होती तो फिर वो कहाँ से लेके आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। फारूक सलीम साहब, सर इंटरनेशनली इस वक्त डॉलर जो पेट्रोल है वो तकरीबन $117 पर बैरल पर है। सर जब ये बात की जाती है कि जी सब्सिडी ना दें या सिलेक्टेड सब्सिडी दें,
तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अभी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम लोगों ने बेनजीर इनकम सपोर्ट में 2000 रुपये ऐड कर दिया, जो लोग मोटर बाइक्स पे पेट्रोल डलवाने आएंगे उन पे 2000 कर दिया, और इस मद में 27 अरब रुपया लगा दिया है। सर 27 अरब रुपया सब्सिडी में देने की बजाय कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाई जाती, क्योंकि 8.5 करोड़ खानदान इस सब्सिडी के इस चक्कर के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट में एड अप हो गए हैं। जी देखिए काजी साहब, पहली बात तो ये है कि देयर आर 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो आलमी मंडियों से महंगा तेल खरीद रहा है और अपनी मंडी के अंदर, अपनी मार्केट के अंदर उसको सस्ता बेच रहा है, और वो वाहिद मुल्क जो है वो पाकिस्तान, और कोई मुल्क ये काम नहीं कर रहा। और जो इस सिलसिले में साबिक वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था 28 फरवरी की 28 तारीख को, वो मैं समझता हूँ कि प्योरली एक सियासी फैसला था, उसके पीछे माशी हकीकत किसी किस्म की नहीं थी। अब उसके नतीजे में कोई 3 से 4 अरब रुपया रोजाना की बुनियाद के ऊपर हुकूमत को खसारा उठाना पड़ रहा था। आप सोचिए कुछ 125 अरब रुपया महीने का खसारा, और अगर इसको आप साल एनुअलाइज कर लें तो वो कोई 1400-1500 अरब रुपया बन जाता है, जो हमारे डिफेंस से भी कहीं ज्यादा था। तो वो तो सस्टेनेबल मामला नहीं था। जो नई हुकूमत आई नवाज शरीफ साहब की उन्होंने महीना भर उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। वो भी मेरा ख्याल है कि एक सियासी फैसला था, उसके पीछे भी जो माशी हकीकत है वो बिल्कुल कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो दिस इज वेरी प्लेन क्लियर कि ये सस्टेनेबल नहीं है, और ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको जो कॉस्ट कर रहा है उससे कम आप कंज्यूमर को नहीं बेच सकते। तो पेट्रोल की हद तक तो ये बिल्कुल बात ठीक है। हम तकरीबन 90% अपना पेट्रोल और डीजल जो है वो आलमी मंडी से इंपोर्ट करते हैं, और अगर आलमी मंडी में आपने 117 बताया, अभी वो 121 से भी ऊपर चला गया था, तो वो तो आपको पास ऑन करना पड़ेगा। जो बाकी दो चीजें हैं, बिजली और गैस, आई थिंक इन तीनों चीजों में आपस में तफरीक रखनी चाहिए। बिजली के मामले में ये है कि तकरीबन कहा जाता है 20 से 25% बिजली तो मुल्क के अंदर चोरी हो रही है, 90% वसूली है, जिसका मतलब कि 10% वहां पे भी नुकसान हो रहा है। अब अगर वापडा जो है वो 100 रुपए का बिल भेजता है और वो सिर्फ 90 वसूल करता है, 10 रुपए वहां से गायब हो जाते हैं, 20-25% आपका चोरी की मद में गायब हो जाते हैं, तो 30-35% जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में है। उसमें हुकूमतें फेल हुई हैं, वो एक अलग बात है। तो बिजली की जो कीमत बढ़ाई गई है वो मैं समझता हूं कि वो एक्चुअली हुकूमत के रोल में है। अगर चोरी कम कर ले तो शायद बिजली की कीमत जो है वो ना बढ़ानी पड़े। इसी तरह जो गैस है, गैस को हम वो UFG कहते हैं, वो अंग्रेजी में अनअकाउंटेड फॉर गैस, और उर्दू में उसका तर्जुमा यही होगा कि या तो गैस लीक हो रही है या चोरी हो रही है। अब वो 3 से 4 अरब डॉलर की गैस सालाना इस मुल्क के अंदर या चोरी हो जाती है गैस, या फिर वो लीक हो जाती है। तो उसके ऊपर भी हुकूमत अगर कंट्रोल कर पाए, हमने पिछले साल कोई 3 अरब डॉलर दे दिया है कतर को उनकी LNG खरीदने के लिए, और मुल्क के अंदर तकरीबन गैस जो है वो चोरी हो रही है। तो तीनों में एक तफरीक रखना जरूरी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो आलमी मंडी में होंगी वो हमें यहाँ पे कंज्यूमर को पास ऑन करना बिल्कुल ठीक, वेरी राइट। लेकिन बिजली मामला फर्क है। बिल्कुल सही है। आबिद क़य्यूम साहब, इन्फ्लेशन की मैं बात करूं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई है सर 20% से। आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, SNGPL की बढ़ा दी, सब्सिडीज कम कर रहे हैं। सर इसका जो इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर डाउन द रोड, किस तरह हुकूमत कह रही है, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब की बात सुन रहा था कि जी इन्फ्लेशन नीचे होगी। सर ये तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी 20% से, ये तो मेरे ख्याल में अगर हम बात कर रहे होंगे 2023 आज 2023 में बात कर रहे होंगे तो ये तो 23-24% पे पहुंची होगी इन्फ्लेशन रेट। किस तरह हुकूमत ये समझाना चाह रही है हमें कि ये नीचे आ जाएगा रेट? थ्योरेटिकली रेट नीचे आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाती है कि जब आप ये सारे फैसले कर लेते हैं तो चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो इन्फ्लेशन कम हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली जिन चीज़ों का रेट बढ़ाया जा रहा है ये वो है जिसकी डिमांड जो है वो शायद बहुत थोड़ी उस पर फर्क पड़ेगा कीमत बढ़ाने से। बिजली हर घर की ज़रूरत बन चुकी है, गैस हर घर की ज़रूरत है, पेट्रोल जो है उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि लोग जो हैं वो अननेसेसरी शायद गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो कम कर दे। लेकिन डीजल की डिमांड अगेन उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सारी जो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो सारी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादातर डीजल पे डिपेंडेंट है। तो इन्फ्लेशन मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि बढ़ेगी और शायद मजीद बढ़ेगी। उसके साथ जो डाइकॉटमी है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो शायद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट भी थोड़ा सा बढ़ाएगा, क्योंकि जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अगेन जो किताबी इकोनॉमिक्स है वो आपको यही सिखाती है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो थोड़ी टाइट कर दें, डिमांड कम हो जाएगी और चीज़ों की कीमत नीचे आ जाएगी। लेकिन ये जो इस वक्त फ्यूल लेड इन्फ्लेशन और जो फूड लेड इन्फ्लेशन है वो इतनी आसानी से शायद अभी नहीं आएगी। तो ये हुकूमत और अवाम दोनों के लिए एक मुश्किल वक्त है। लेकिन डॉक्टर आबिद साहब, मुझे एक चीज बताएं, ये आपने दो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं सर। इस हिसाब से तो आपकी तो जो जीडीपी ग्रोथ अभी 5.6 बताई जा रही थी, ये 2023 के अंदर 2-3% के करीब होगी। और अगर आपका इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ने जा रहा है तो जो नया स्टेट बैंक की पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट नहीं ले सकती डायरेक्टली फ्रॉम स्टेट बैंक, सो दे हैव टू टेक फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो सर वो कहां की कहां बात पहुंच जाएगी अगर लेंडिंग उनकी कमर्शियल बैंक से होनी है? देखिए, वो इसलिए नहीं ले सकती कि अदरवाइज तो गवर्नमेंट के पास टेम्पटेशन है कि वो नोट प्रिंट करती जाए और स्टेट बैंक से बारो करती जाए, जो जिसको आसान फहम जुबान में आप कह सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे तो ये एक IMF का मशवरा है कि हुकूमत की जो जायज नाजायज बारोइंग को रोकने के लिए हुकूमत को कहा जाए कि बहुत जरूरी है तो कमर्शियल बैंक से आप ले। अब जाहिर है कि चूंकि ये इलेक्शन ईयर है, हुकूमत को जहाँ पे स्पेंड करना होगा, अगर वो रेवेन्यू टैक्स से मोबिलाइज नहीं होगा तो हुकूमत कमर्शियल बोरिंग पे जाएगी, जो कि एक महंगा कर्जा होगा। तो वो बात जो है मजीद आगे वो उसका जो रिपल इफेक्ट है वो मजीद आगे आएगा। इसी तरीके से जो बाकी बजटरी मेजर्स हैं वो भी आवाम को पिंच करेंगे। लेकिन इस सारे में जो आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी है वो ये होगी कि रुपया जो है कम से कम उसकी कद्र जो है वो इस वक्त ठहर जाएगी। जिस तेजी से हमने रुपये का डाउनफॉल देखा डॉलर के मुकाबले में, तो उसमें एक नुमाया कमी जो है वो आप देखेंगे कि इन तमाम मेजर्स के बाद और IMF एक दफा अपनी नोट दे देती है तो रुपया जो है वो स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फारूक सलीम, इंटरेस्ट रेट हाई अगर जाते हैं, गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से लेंडिंग करती है, दूसरी तरफ सब्सिडी दे रही है, तो हुकूमत तो एट द एंड ऑफ द डे लूजिंग एंड के ऊपर होगी। एक तरफ हाई रेट्स के ऊपर वो लोन्स ले रही है जो कमर्शियल बैंक से ले रही है, और दूसरी तरफ सब्सिडी दे रही है कि हद तक अभी और मजीद सब्सिडीज वो खत्म करेंगे। सर इसमें हुकूमत की स्टैंडिंग फिर कहां होगी, अर्निंग्स कहां से आएंगी? फिर तो सिचुएशन हुकूमत के लिए ऑकवर्ड होगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं। अभी जो लास्ट वीक जो स्टेट बैंक ने पैसे रेज किए हैं कोई 750 अरब रुपया, वो 3 मंथ का जो टेनियर है वो कोई 15.5% पे हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बोरो कर रही, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी डेट सर्विसिंग है वो मेरा तखमीना ये जा रहा है कि वो 3.8 या 4 हजार अरब तक पहुंच सकती है अगर ये इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ते हैं। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का दूसरा मामला आपने भी बताया कि उसका फिर इफेक्ट जो है वो GDP ग्रोथ के ऊपर भी होता है, और GDP ग्रोथ जो है वो भी थोड़ी जो है वो रिस्ट्रेन हो जाती है। देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि अप्रैल की 11 तारीख जिस दिन हल्फ उठाया है मियां शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का, उस दिन 2 हकायक बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने थे। एक तो ये था कि 45 से 55 अरब डॉलर का या 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा होने चला है, जो पाकिस्तान की 74-75 साल माशी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। और उस दिन अगर आप स्टेट बैंक के पास देखें तो कोई 10-10.5 अरब डॉलर उसके पास पड़े थे, और उसमें से अगर आप गोल्ड के रिजर्व निकाल दें तो आप सोचिए कि 4 हफ्ते या 5 हफ्तों से ज्यादा का इंपोर्ट कवरेज स्टेट बैंक के पास नहीं था। ठीक है, अब ये बड़ा डेंजरस मामला है। ये 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क, और आपके पास 5 या 6 हफ्ते के इंपोर्ट की कवरेज के पैसे रह जाएं, तो दोनों तरफ मामला जो है वो बड़ा ही खतरनाक था। अब हुकूमत के पास चॉइसेस 2 थी, और दोनों ही गंदी चॉइसेस थी। देयर वाज नो इजी चॉइस, देयर वाज नो गुड चॉइस आइदर। एक चॉइस ये बनती थी कि जो IMF कह रहा है उसकी बात ना मानी जाए और मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जाए। तो वो जून की 30 तारीख तक आलमी मंडियां जो हैं वो ये सोच रही थी कि जून की 30 तारीख तक शायद पाकिस्तान भी एक और श्रीलंका बनने वाला है।
तो दोनों गद्दी चॉइसेस थी, या तो महंगाई जाली की जाए, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई जाए, और या डिफॉल्ट की तरफ जाया जाए। तीसरी कोई चॉइस नहीं थी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अक्लमंदी दिखाई है, वाइज स्टेप है कि बजाय इसके कि मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जाए और उसके नतीजे में 100 और जो बोझ हैं अवाम के ऊपर और दुश्वारियां डाली जाएं, इस वक्त उन्होंने चुना है कि महंगाई का बोझ डाल दिया जाए और मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब एक एनर्जी क्राइसिस पे बात करनी है सर। सर इस वक्त बिजली का बड़ा क्राइसिस है, 8 से 10 घंटे लाहौर में बिजली जा रही है, और ये मैं मेन शहरों की अभी बात कर रहा हूं, कराची में के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सिचुएशन है, और बाकी जो जिनका हमें पता नहीं वहां पर शायद 12-12 घंटे भी लाइट जा रही है। सर अगर सब्सिडी देनी है तो क्यों नहीं हुकूमत कमर्शियल बैंक्स को कहती कि लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप लोग सोलर पैनल्स फाइनेंस करें ताकि लोगों के घरों में लगे, उनके ऑफिसेज में लगे। इससे आपको नहीं लगता ये सब्सिडी देने से हुकूमत और जो बिजली का क्राइसिस है वो एड्रेस किया जा सकता है? जी काजी साहब, लेकिन उससे एक और क्राइसिस पैदा हो जाएगा, और वो क्राइसिस है आपका कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का। मौजूदा क्राइसिस इस बात का नहीं है कि हुकूमत के पास जनरेशन कैपेसिटी नहीं है। मौजूदा क्राइसिस इस बात का है कि अगर हुकूमत फर्नेस ऑयल या LNG, इवन अगर कोयला भी अगर वो बहुत महंगा लेके और उससे बिजली पैदा करती है और उसको सस्ते दामों बेचना चाहती है, तो उसका कुशन हमारे पास नहीं है और उसके इंपोर्ट के लिए डॉलर्स नहीं है। अब ये वाकई बड़ी इजी सोल्यूशन है कि सोलर पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, और आप देखेंगे कि बहुत से सार्फिन जिनके पास इस्तात है वो नेट मीटरिंग करवा के या किसी और तरीके से वो सोलर पे आ जाएंगे। लेकिन आपके पास इसी हुकूमत के जो मुआहदात थे उसमें से एक जो था स्पेशली आपका CPEC के अंडर, कि अगर आप IPP से बिजली नहीं खरीदते तो आप उनको कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस दे रहे होंगे। यानी दोनों तरफ से हुकूमत जो है वो लूज लूज सिचुएशन में है। अगर वो बिजली नहीं बनाती और सस्ती नहीं देती तब भी उसकी जान नहीं छूटती, और अगर वो सार्फिन को ऑफग्रिड कर देती है तो उससे सार्फिन का मसला तो हल हो जाएगा। लेकिन हुकूमत जो बिजली नहीं खरीद पाएगी जो कि बिकनी चाहिए थी, तो उसकी जो उसको कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देना होंगे, वो बात वहीं पे आ जाएगी और IMF फिर आके कहेगा कि आपका एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फरूख सलीम, ये हुकूमत अभी तक, आज मैं एहसन इकबाल साहब की बात सुन रहा था, वो तो अपेरेंट ही लग रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी जो डेवलपमेंट बजट्स हैं उसके अंदर कट करने जा रही है। आपको लगता है अगर ऐसा होता है उसका इंपैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और गोइंग फॉरवर्ड जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं वो कोई पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? और कहा यही जा रहा है कि जी IMF की तरफ से कहा जा रही हैं ऐसी चीजें। देखिए काजी साहब, एक वो सोलर पैनल पे मैं आपको कमेंट कर दूं। एक स्टेट बैंक की स्कीम एक्चुअली एग्जिस्ट करती है जिसमें वो सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन देती है अगर आप सोलर पैनल लगाना चाहें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर आबिद साहब ने जो बात की, ये बिल्कुल ठीक बात की है। इस वक्त 35,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी हम लगा के बैठे हैं, और अगर हुकूमत उनसे बिजली नहीं खरीदती तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट तो हुकूमत को देना ही पड़ेगी। तो ये इट डज नॉट मेक सेंस फॉर द गवर्नमेंट टू एक्चुअली इनकरेज कि आप सोलर चाहें और घर वाले जो हैं वो सोलर पैनल की तरफ चले जाएं। ये हुकूमत के अपने मुफाद में नहीं है। इससे और बड़ा क्राइसिस जो है वो शुरू हो सकता है। अब आपका सवाल मैं सवाल भूल गया हूँ। डेवलपमेंट बजट्स की। अच्छा देखिए, अब बजट सामने आ रहा है और मैं समझता हूँ कि बजट की जो बुनियादी हिकमत अमली है वो IMF की अप्रूवल के बगैर नहीं बनाई जाएगी। IMF की एक बड़ी शर्त आ रही है कि तकरीबन 2,500 अरब की एडजस्टमेंट करनी है बजट के अंदर। वो आपने या तो इखराजात कम करके कर लें या अपने रेवेन्यू बढ़ा के कर लें, या कुछ इखराजात कम कर लें और कुछ रेवेन्यू बढ़ा दें। तकरीबन 2,500 अरब की एडजस्टमेंट जो है वो सामने आ रही है। IMF सीरियसली माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाता, किसी मुल्क को खास तौर पे ये नहीं कहता कि जी आप बिजली की कीमतें बढ़ा दें, आप गैस की कीमतें बढ़ा दें या आप डेवलपमेंट फंड्स कम कर दें। वो आपको मैक्रो किस्म के, बड़े किस्म के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स बताता है। अभी जो डॉक्टर आबिद साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि वो ये कहता है कि ये अगर आप बिजली महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आप कंज्यूमर से वसूल करें। अगर आप चोरी कम नहीं कर सकते, अगर तो आप चोरी कम कर लें तो फिर शायद आपको बिजली के रेट ना बढ़ाने पड़े।
इसी तरह गैस में अगर आप चोरी कम कर लें, अगर आप एफिशिएंट हो जाएं तो आपको शायद ना बढ़ाने पड़े। अब वो जब हुकूमत चोरी पे काबू नहीं पा सकती तो फिर मजबूरन उसको जो है वो टैरिफ बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। तो अब ये 2,500 अरब की एडजस्टमेंट है, इसमें 1,300 अरब की तो एग्जेम्पशंस हैं टैक्स के अंदर, उसको किसी तरह कम किया जाएगा। फिर जो अखराजात हैं वो मैं समझता हूं कि अगर आपकी डेट सर्विसिंग इतनी तेजी से बढ़ेगी, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर कई अखराजात को कैसे कम किया जाएगा। अब वहां पे एक इशू काजी साहब मेरे ध्यान में ये आता है कि जो फाइनेंशियल जो माली शिकें थी हमारे नेशनल फाइनेंस अवार्ड के हवाले से, उसमें जब तक तरमीम नहीं की जाएगी तो मैं समझता हूं कि ये हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब अगर 3,000 और 800 अरब रुपए की जो है वो कर्जाजात की वापसी है सूद की मद में, अब वो जो कर्जाजात लिए गए थे वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं लिए थे, वो तो पूरे पाकिस्तान में लिए थे, पूरे पाकिस्तान ने लिए थे। सारा किया जाता है। अब अगर डिफेंस का बजट 1,500 अरब का आ रहा है इस साल, तो वो जो डिफेंस है वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं किया जा रहा, वो तो पूरे पाकिस्तान का दिफा। फरूक सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच जी। मैं आई एम सॉरी मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, डॉक्टर फरूक सलीम, डॉक्टर शाजिया असलम सुमरा और इब्राहिम खान ने जी हमें ज्वाइन किया था। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।